नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध में। भारत ने जब ये कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, इसको बंद नहीं किया है, इसके पीछे एक मकसद था। भारत ये जानता है कि पाकिस्तान वो टेढ़ी पूंछ है जो कभी सीधी हो नहीं सकती। फिर से उसी तरह की खबरें आने लगी हैं पाकिस्तान से और बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का अगला हिस्सा, अगली किश्त भारत को जारी करनी पड़ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये खबर देखिए। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरे साथ जनरल सिन्हा जुड़ चुके हैं, कॉमोडोर बहल मेरे साथ यहां मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। आइए पहली खबर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी संगठन जैश करने जा रहा है बड़ा कार्यक्रम। 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। रैली मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की याद में की जाने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया मसूद का भाई यूसुफ अजहर रैली के जरिए नए आतंकियों की भर्ती करने में जुटा हुआ है जैश ए मोहम्मद। जैश ने रैली का नाम इस्लाम की जमीन का रक्षक रखा है कि हम इस्लाम की जमीन के रक्षक हैं। डूब मरना चाहिए वहां की फौज के खुद को वर्दी और वहां की फौज में रखने वाले लोगों को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम यहां की जमीन के रक्षक हैं। तो फिर सवाल यह है कि वहां की फौज कर क्या रही है। जैश ए मोहम्मद एक रैली करने जा रहा है जिसमें लोगों को जोश में भरेगा, रेडिकलाइज करेगा, बच्चों को उसमें रिक्रूट करेगा, उनका ब्रेन वॉश करेगा और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करेगा। और भारत के लिए एक बार फिर से टारगेट प्रैक्टिस का भारत को मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह है सर कि एक बार फिर से अपने जो ध्वस्त स्ट्रक्चर से उनको ये खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये अब रिक्रूट कर रहे हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजीज इन्होंने बदली हैं। अब पीओके के साथ साथ केपीके में भी अपने ठिकाने बना रहे हैं। बहुत कुछ ये पहले से अलग कर रहे हैं ताकि अब ये सर्वाइव कर सकें और अपनी दुकान को आगे भी चला सकें। हमारी काउंटर स्ट्रैटेजीज क्या चल रही होंगी? देखिए, हमारी काउंटर स्ट्रेटजी तो वेरी क्लियर है। आपको गैदर ऑफ इंफॉर्मेशन रखने हैं और उनके इरादे को पढ़ना है। मेरे अनुसार जो मेरी आकलन कहती है, मैं क्या कह रही है मैं नहीं जानता, डायरेक्टली मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर आप जब इकट्ठा करते हैं इन सबूतों को, लेकिन इनको इतना पनपने क्यों देना, इतना इनको आगे बढ़ने क्यों देना? ये जो मैं माफ कीजिए बीच में आपको इसलिए रोक रहा हूं कि सीडीएस ने जो ये बात तभी कही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बहुत सारे सबक लिए और उसको इंप्लीमेंट करके हम और पुख्ता होंगे। तो ये भी तो एक सबक है कि इतना आगे बढ़ने ही मत दो, निप इन द बड करो। देखिए, इसके दो आयाम हैं। एक पहला आयाम है कि यदि हमारे ऊपर ये कुछ नहीं करते, और मुझे नहीं, मेरे को ऐसा है, परमात्मा ना करे कि उन्होंने हिम्मत ना करे हमारे ऊपर करने। अदरवाइज आप करते रहिए ना, और बनाइए, पूरा आतंकवाद बना दीजिए, 25 करोड़ का आतंकवाद बना दीजिए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमारे तरफ देखेंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, एक बार करो फिर हम दिखाते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात हो रही है। मगर आप उसको पहले निप एंड बट जो आप कह रहे हो, ये निप एंड बट के लिए आप करेंगे कैसे? क्योंकि यदि नासूर बना हुआ है, आप जितना मारेंगे, जहां खून गिरेगा, रक्त गिरेगा, वहां से आतंकवादी पैदा होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अगर वो जहर की खेती कर रहे हैं तो करें, उनको मुबारक। लेकिन अगर वो जहर हिंदुस्तान की तरफ उछालने की उन्होंने कोशिश की तो फिर से मार पड़ेगी। लेकिन सर वहां की तैयारियां, वहां तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट ही तो बेचा जाता है, और किसके लिए लगा रहे होंगे ये खेती? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट। अगर हम पाकिस्तानी नॉर्मल आवाम को कहें, उनके अंदर उतना एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं है जितना कि बनाया जाता है इन आतंकवादियों के द्वारा। और इनके जो मरकज होते हैं उसके अंदर जो ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको रिलीजियस ओरिएंटेशन दी जाती है और भारत के खिलाफ जो जिहाद के लिए उकसाया जाता है। इसी वजह से इन्होंने रैलीज की थी लाहौर में। खुद को जमीन का रक्षक कर रहे हैं, तो वहां की फौजें क्या कर रही हैं? फौज के पास क्या ताकत है? उनकी फ्रंट फोर्स आप देखिए ना, आप ही ने तो बताया था कि 93,000 भाग गए थे ढाका से, उसकी डिफेंस से उन्होंने सरेंडर कर दिया था। हमारे पास ही आते, उनकी पेंटे भी आज तक हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं ये फौज लड़ नहीं सकती प्रोफेशनली, क्योंकि ये फौज बिजनेस के इन्वॉल्व है। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट पे बैठी हुई है, ड्रग का धंधा करती है। ये वाली फोर्स प्रोफेशनल कैसे हो सकती है? इनका नंबर 1 जो फोर्स का एलिमेंट है या फ्रंट है, वो आतंकवादी संगठन है। उन्हीं के द्वारा कट इंडिया, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स ये कई सालों से लगा रहे हैं। अब नहीं चलेगा। अब ऑप सिंदूर जो है कंटिन्यूअस है। अब आपका कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर गिना जाएगा, आपको घुस के मारेंगे, उन जगहों पे मारेंगे जहां आप सोच नहीं सकते। तो पहले 3 एम है, मुनीर, मलिक और मिर्जा। इन 3 एम जो आज पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, उनको घुस के इन तीनों एम को हम बर्बाद करेंगे। हम फर्क नहीं देखेंगे कि वो आतंकियों के आका हैं या वो आतंकी। यही 3 एम चौथे एम को न्योता देते हैं, मौत को न्योता देते हैं। वहां बहुत सारे लोगों की जो हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये एक रैली निकालकर लोगों को उकसाकर, बरगलाकर, और जमीन का रक्षक, अपनी रक्षा तो कर लो। इमरान ने जेल से मुनीर पर फोड़ा है बॉम्ब। इमरान ने कहा पाकिस्तान ने आसीम कानून का राज, मेरा केस कोई जज नहीं, आईएसआई अधिकारी चला रहा है। आईएसआई अधिकारी मुनीर से निर्देश लेता है और मेरे खिलाफ 300 से ज्यादा मनगढ़ंत मामले दर्ज हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब से कुछ देर पहले जो बात मैंने अपने दर्शकों से कही
कि असीम मुनीर, यहीं पर बात शुरू हो रही है पाकिस्तान में और यहीं पर बात खत्म हो रही है। यहां तक कि इमरान खान भी ये बात मान रहे हैं। इस तरीके से आपने जो कहते हैं कि बोतल से बाहर जिनको मत जाने दो, तो इन लोगों ने जाने क्यों दिया? जब ये कर रहे थे और खुद को ये पदवियां दिलवा रहे थे और ये इतने बड़े बने जा रहे थे, तब इनको कर्टेल करना था, रोकना था। ये तो अब इतने बड़े हो गए, किसी की नहीं सुन रहे। एक्सटेंशन उस टाइम पे भी दूसरे चीफ को दी गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात क्या आती है इसके अंदर, वो ये आती है कि इमरान खान आज तो ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर चला रहा है इनका। अगर आपको पिछले साल सितंबर 2024 की मिलिट्री ट्रायल की बात हुई थी, इनके लड़के क्या कहते हैं, इनको बेसिक सहूलतें भी नहीं दी जा रही, लॉयर से कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा, फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा। और ये चीज अगर एक चीज है जो बड़ी बड़ी अहम है, और वो ये है कि ये इलेक्शन फ्रॉड था जिसमें इमरान खान को हटाया गया था। उस टाइम पे भी इमरान खान बहुत पॉपुलर थे, आपने देखा था कितने। अगर हम कहते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटाना है क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है, उसने इलेक्शन फ्रॉड किया था जनवरी के अंदर, तो जनवरी 2025 के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि मुनीर को भी तो वहां से निकालना चाहिए। यहां ट्रंप क्यों दोगला अपना यहां रवैया क्यों दोगला रख रहे हैं? लेकिन सर सवाल यह है कि मुनीर अगर इतना, मुनीर क्या केवल अमेरिका की वजह से ये सब एंजॉय कर रहा है जो फिलहाल वो कर रहा है? एब्सोल्युटली। देखिए, मुनीर को कुछ ट्रम्प को पर्सनल चीजें हैं जो करनी, उसमें मुनीर को उन्होंने पा लिया कि ये कर लेगा बंदा, इसलिए उनको बुला ली। नहीं तो फील्ड मार्शल को बुला के व्हाइट हाउस। तो फिर वैसे सर ये चाइना के साथ क्या ये जो इनके कथित डेमोक्रेटिक चेहरे हैं जो चुन के आए हैं, क्या ये चाइना के जरिए उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अगर अंदर ही अंदर डिवाइड है? अमेरिका तो ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करना है, ये तो सही है। और उसको मुनीर को फ्रंट लाइन बनाया है उसने। पाकिस्तान फ्रंट लाइन बन नहीं सकता, उन्होंने मुनीर को बनाया। और मुनीर में भी सेंट्रल कमांड का जो चीफ है जनरल कोलार, उन्होंने दे दिया था कि दिस चैप इज एक्चुअली, मैं कहता हूं मेरे जो अपना ये जितना भी रिसर्च है, ही इज द पार्ट ऑफ द डीप स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो मुनीर है, ये मुनीर अमेरिका के डीप स्टेट का पार्ट हिस्सा है। और इसीलिए शायद वो डील भी दिखाई दे रही है जो ट्रंप की फैमिली उनके साथ कर रही है, जो क्रिप्टो वाली डील दिखाई दे रही है। और इसीलिए स्कीम ऑफ थिंग्स में इतने पावरफुल हो गए कि वहां किसी और की कोई हैसियत नहीं। फिर इमरान खान को तो फिर कौन ही गिन रहा है? अमेरिका को चाहिए कि अब ट्रंप को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए थी ना, कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले और उसका जो पर्सनल वेल्थ है WF कंपनी की तरफ से बढ़े, और जो भी मिनरल्स हैं वो उसके पास आ जाए, उनकी अमेरिकन कंपनी के पास, ताकि अमेरिका बढ़े, मेक अमेरिका ग्रेट। तो ये तीनों चीजें तो कर रहा है मुनीर, तो क्यों हटाएंगे मुनीर को? मुनीर जब एकदम हाथ की कठपुतली ट्रंप के बनकर वहां पर काम कर रहा है तो क्यों हटाया जाएगा? और पाकिस्तान में भी नेपाल जैसी चिंगारी की इसीलिए आशंका है। मुनीर इतनी मनमानी करेगा तो आवाम झेलती थोड़ी चली जाएगी। मुनीर अगर वहां का सौदा करने पर उतारू है तो आवाम कितने दिनों तक झेलेगी आखिर मुनीर को? इसीलिए कहा जा रहा है कि अब वहां पर यूथ के वोट खड़े होने का अंदेशा मुनीर को होने लगा है। इमरान खान ने खत लिखकर जताई इस बात की आशंका। मुनीर को इमरान ने 1971 की याद दिलाई, जब याहया खान के रहते पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और अलग बांग्लादेश बना था। क्या मुनीर के मत्थे भी इसी तरह की कोई चीज आने वाली है जनरल सिन्हा? 100%। बलूचिस्तान किसके मत्थे जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा किसके मत्थे जाएगा? ये जो कहते हैं ना, अपने टेन्योर में डिले करते जाएंगे, किसी तरह संभाले रहेंगे, इन्हीं के रहते होगा। इन्होंने क्या किया है कि अमेरिका को घुसा दो इसमें, चाइना को घुसा दो, कह दिया ना कि आप करो, आप जा दो। ये इन्होंने यहाँ तक नहीं, इन्होंने कनाडा तक की एक कंपनी को बुला लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि इसको जस्ट किसी तरह ट्रेड ऑफ करके इनको दे दो और हम बल्ला झाड़ लें। अदरवाइज इनकी आवाज आप देखेंगे, ये कह रहे थे 1,500 लोग, कितनी बड़ी फौज को देख सकते हैं क्या हाल है, भाग रहे हैं ना। आपने कहा क्वेटा से 2 कोर लगी हुई है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो मुनीर कहां से संभाल लेंगे? और इसीलिए ये बहुत जल्द मुनीर भी अपने नेमेसिस से मिलने वाले हैं, अपने अंजाम को हासिल होने वाले हैं। और कंगाल पाकिस्तान में शहबाज की मौज चल रही है। शहबाज के लिए लग्जरी जेट तैयार किया गया है, एयर एम्बुलेंस को बनाया गया है लग्जरी जेट। अब बताइए, जो खतरनाक रूप से घायल और बीमार लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस की जो व्यवस्था थी वहां, अब क्या है, वहां उनके लिए अपने पास कोई विमान तो है नहीं, लेकिन अब दुनिया में यह भी दिखाना है कि हम तो शहबाज शरीफ हैं, हम तो प्रधानमंत्री हैं वहां के। तो एयर एम्बुलेंस को कन्वर्ट कर लिया गया है अपने प्रधानमंत्री वाले वहां के प्लेन में।
देखिए एयरबस 319 एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर लग्जरी बेडरूम होगा, लग्जरी लाउंज होगा, सब टाइप की, जैसे एयरफोर्स वन में होता है उस तरीके का। करोड़ों का पैसा दे रहे, खाने को है नहीं और वहां पे पीने को पानी नहीं, और वहां पे ये करोड़ों रुपया स्पेंड कर रहे हैं लग्जरी जेट जो प्राइम मिनिस्टर। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि सिद्धू को जब एक्सटेंशन मिली तो सिद्धू ने इनको खुश करने के लिए ये जेट जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस के लिए 2022 में खरीदा गया था और बनाया गया था एयर एम्बुलेंस, उसको कन्वर्ट करके इन्होंने इनके लिए एक ऐसा उड़ता हवाई 7 स्टार होटल बना दिया है, ताकि जहां भी ये लंबे दूरी पे, जैसे उड़ते हैं 36,000 फुट तक पहुंचते हैं, पाकिस्तान तो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये फॉरेन ट्रिप्स के लिए एंजॉय करने के लिए जब जाते हैं तो ये जहाज उनको ले। लेकिन ये इनके बारे में बड़ा वहां आसिम मुनीर हो या फिर वहां शहबाज शरीफ हो, ये कहते हैं कि वो मजे लूट रहे हैं जिसके बारे में आवाम वहां की सोच भी नहीं सकती, और आवाम के हाल इन्होंने वो कर दिए हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनको कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर इतना तगड़ा डिवाइड होता है, कहा यह जाता है, जो लोग सोसाइटी को ऑब्जर्व करने वाले, स्टडी करने वाले और इतिहास के पढ़ने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि इसी तरह के डिवाइड में वो फिर जनता उठ खड़ी होती है इन्हीं को उखाड़ने के लिए। देखिए जनता के अभी तक तो नहीं उठ खड़ी हुई है, क्योंकि देखिए इतने साल से, और ये आज से नहीं है, ये वहां के कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इवन सूबेदार, वो वहां के रसूलदार लोग हैं, जमीनों की बात, और सबका अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए चुप रहते हैं, एक दूसरे की आप खुजली करो और मजे करो। लेकिन वो लास्ट स्ट्रॉ जिसको कहते हैं, ऑन द कैमल्स बैक सर, जी, वो जो कहते हैं कि आखिरी वो ताबूत की कील, आखिर मुझको लगता है कि वो अभी तक तो नौबत नहीं आई, लेकिन अब वो दिन बहुत दूर नहीं है सर। 9 मई की याद कीजिए, 9 मई पिछले साल जो हुआ था, वो पाकिस्तान डेली याद करता है 9 मई की याद, वो काली रात। कोर कमांडर के घर में घुसना इतना आसान नहीं है, उन्होंने आपके कराची के कोर कमांडर के घर को जला दिया, जलाने तक की नौबत आ गई। तो हुआ था, एयरफोर्स स्टेशन में घुस गए थे। तो वहां की भी आवाम, मेरे ख्याल से चिंगारी फैलेगी, ये चिंगारी ईरान फैल गई है, वहां पर भी हिजाब उजाब सब निकाल के फेंक दिया गया। फ्रांस में ये आने में समय नहीं, सब फ्रांस में हो गया, ये श्रीलंका है, बांग्लादेश और ये है, बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रिटेन में भी बहुत दिनों से चली आ रही जो चीजें, उनके खिलाफ अब लोग खड़े हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। और 44% लोग पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी कंडीशन के अंदर जी रहे हैं, यानी कि हर दूसरा पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान पंजाब को छोड़ दें, जो कि इनका फिर भी अच्छा प्रचलित प्रांत है, उसको छोड़ दें तो चारों तरफ तो चिंगारियां ही हैं। बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, पीओके को देख लें। पाकिस्तान इम्प्लोड कर रहा है इस समय, और जेन जी जो है वो उनको दबाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट कहर बरसाते हैं, अरेस्ट कर देते हैं। नहीं तो सर, अगर तमाम जगह के जो रिसोर्सेस हैं वो केवल पंजाब को और समृद्ध कराने के लिए लोग लगा देते हैं, पाकिस्तानी पंजाब में बिजली आएगी, पाकिस्तानी पंजाब में कहीं से भी पानी आएगा, पाकिस्तानी पंजाब के लिए किसी भी तरह की सुविधा जुटाई जाएगी, बाकी जगहों को ये अपने लिए अछूत समझते हैं। बलूचिस्तान तो तब भी नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ जाए जब वो पाकिस्तान बन रहा था। तो ये ऐसे में ये जो आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि ये 2025 बड़ा क्रूशियल होने वाला है सर पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, आपकी आकलन एब्सोल्युटली सही है। देखिए पाकिस्तान पंजाब प्रांत से भी, उनका जो पंजाब, वहां से भी चिंगारियां हो चुकी हैं। सराकी मूवमेंट्स कहते हैं, सराकी मूवमेंट है स्टार्टेड इन पंजाब, जो कि, और इसके पहले देखिए ये मूवमेंट बलूचिस्तान से भी ज्यादा डेंजरस है, वो सराकी मूवमेंट से। तो ये चीजें हो रही हैं, और खास करके आसिम मुनीर के अगेंस्ट में है वहाँ, जिस तरह से आसिम मुनीर ने वहाँ की जमीनों को लेना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है सर 2026 तक आसिम मुनीर कहीं दूसरी देश में बैठे होंगे, और यहाँ पर जनता सड़कों पर उतरकर निजाम अपने हाथ में लेने की तैयारी कर चुकी होगी, और जैश के आतंकवादी ने खोली मुनीर की पोल। अगली खबर देखिए, आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी पाकिस्तान की सेना, मुनीर के आदेश पर जनाजे में गई थी आर्मी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे आतंकवादी। पूरी दुनिया को तटस्थ होकर यह देखना चाहिए कि आतंकवादियों को न सिर्फ प्रश्रय देना, बल्कि उनके मारे जाने पर वर्दी में पहुंचकर उनके जनाजे में शामिल होना, और इसके लिए आसिम मुनीर की तरफ से निर्देश जाना। आज ठीक है, अमेरिका को किसी वजह से आसिम मुनीर को अपने साथ एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी तरह की स्थिति में वो दिन बहुत दूर नहीं है। आखिर आप ही लोगों ने तो 9/11 देखा है ना, और 9/11 देखने के बाद आपने बहुत सारी कस्में भी खाई थी कि अब जो हम ये डुअल तरीका अपनाते हैं इससे हम बाज आ जाएंगे, लेकिन फिर से आप बहुत जल्द अब अपने जख्मों को भूल चुके हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है सर अमेरिका अपने लिए फिर से तैयारी कर रहा है। देखिए अमेरिका को कहना थोड़ा गलत होता है, इंडिविजुअल्स हैं जो कि ये कर रहे हैं, और जो कि उनके वहां के लिए बहुत बड़े उनके नहीं, उन्हीं इंडिविजुअल्स की तो बात कर रहा हूं। हाँ, और इस समय अमेरिका का नेतृत्व वो कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका कहना पड़ रहा है। एग्जैक्टली 9/11 उनको याद आपने बहुत अच्छा दिलाया। इसके अलावा
हमारा भी याद कीजिए ना, 26 से 11 हमारा भी याद कीजिए, वहां भी 6 मारे गए थे अमेरिकन यहां पर हमारे साथ। आप वो भी याद कीजिए कि दूसरे जगहों में, मगर यदि ये गलत करते हैं तो देखिए आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। और ये ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, ये अमेरिका में बन रही हैं, ये बन रही हैं यूके के अंदर बन रही हैं, जहां जहां भी दोगली नीतियां होंगी तो ये बनेगी ये परिस्थिति। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां कुत्ता एक हड्डी चबाता है, उसके अपने मसूड़े से खून निकलता है, लेकिन उसको लगता है ये हड्डी बड़ी लजीज है, देखिए कितनी रसीली है। इस तरह की स्थितियां बहुत सारे समझदार मुल्कों के साथ भी क्यों आती हैं ये समझ में नहीं आता, जिन्होंने तारीख से पता नहीं क्यों सीखा नहीं। और पाकिस्तान के एबटाबाद से 32,000 पासपोर्ट गायब। पासपोर्ट चोरी होने पर पाकिस्तान सरकार खामोश है। आतंकवादियों पर पासपोर्ट चोरी का शक है। आतंक का गढ़ माना जाता है एबटाबाद। पासपोर्ट चोरी हुआ है, यहाँ कहीं भी कुछ भी चोरी हो सकता है और इसीलिए न्यूक्लियर हथियारों को चोरी होने का खतरा भी यहाँ हमेशा, ये अंदेशा भी मंडराता रहता है। बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल आप यू हैव हिट द आयरन ऑन द हेड। नेल भी नहीं कहूंगा मैं सबसे बड़ी बात इसमें कहना चाहता हूं कि जो 25 लोकेशन थे जहां से ये पासपोर्ट गायब हुए हैं डिफरेंट पासपोर्ट ऑफिसेस से, लेकिन सबसे ज्यादा गायब हुए एबटाबाद। और दूसरी बात आती है, उसामा बिन लादेन कहां से मिला था? एबटाबाद। और उसके बाद जब वहां पे एक्शन लिया, चाहे पाकिस्तान आर्मी ने मदद की ना की वो उसका ज्यादा प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बात तो जरूर है ना कि अमेरिका को घुस के मारना पड़ा उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में। तो अब जो मैं ये कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद हर जगह पे फैला हुआ, और जब भी आप पासपोर्ट मिस करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है या तो किसी को वहां से ले जाने में, या किसी इमिग्रेंट या किसी आतंकी को वहां पे बसाने में, या फिर कहीं को भागना होता है किसी को तो वो ले जाते हैं। यहां तक तो ये बात चल रही है कि पोर्टुगल तक भाग रहे हैं, और ये सिर्फ 2000 तक की थी। तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी कीमत क्यों है जो आप देखते हैं दुनिया भर में? जैसे ही वो हरा पासपोर्ट दिखाई देता है, क्यों ये अंदेशे हो जाते हैं? इस खबर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। आतंक को लेकर यूनाइटेड नेशंस में घिरा पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई और आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत ने लश्कर और जैश का नाम लेते हुए कहा कि इन पर यूनाइटेड नेशंस का प्रतिबंध लागू है और इन्हें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान को लेकर तो पाकिस्तान भी ये बात कह रहा है कि हमारे यहाँ जो सक्रिय आतंकवादी, उनके आतंकवादी संगठन है वो अफगानिस्तान में पनाह पाए हुए हैं। भारत ने भी ये कहा है कि जैश और लश्कर जैसे जो आतंकवादी हैं उनको भी शायद अफगानिस्तान की जमीन मिल रही है। क्या ये बात सच है सर? सच है, एब्सोल्युटली सच है। देखिए, आपको आईएस खुरासान प्रोविंस का जो इलाका है, यदि आप वहां जाएंगे तो खुरासान के अंदर में जितना बड़ा आतंकी ठिकाना बना है उसमें जैश भी है, लश्कर भी है, टीटीपी की मैं नहीं जानता, ये कहते हैं टीटीपी वहां पड़ी हुई है, और दुनिया के जितने भी अल कायदा तक पहुंच चुके हैं। तो माना जाता था ना कि एक गढ़ होता है, तो आज जो ये गढ़ है केपी, जो खुरासान प्रोविंस, ये बनेगा और इसके अंदर में नजरें हैं, तो भारत की भी नजर है वहां। तो ठीक है, हमने ये बात उठाई है, और बात तो ये हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं। यदि इनको ही खाता है तब भी तो हम बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई भी चेहरा कहीं भी है वो सही नहीं है। ये माने तो सही, यूं तो आतंकवाद को ये दे रहे हैं पना, मरकज बनाए जा रहे हैं, लश्कर तोयबा। सवाल ये है सर कि इसमें सबसे बड़ा आईना तो अमेरिका के लिए है ना। क्या आप अफगानिस्तान में इसीलिए तो गए थे कि वहां की तमाम समस्याएं आप सुलझा कर निकलेंगे वहां से? और ये अगर ये आज तक वहां पर ये समस्याएं अपनी जगह कायम हैं, तो आपको भी तो आईना देखना चाहिए कि आपने वहां जाकर किया क्या है। और उसके बाद जब निकले भी थे तो वहां आईएसआईएस के जो शरीफुल्लाह थे, उन्होंने ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट वहां पे करवाया कि 13 इनके सोल्जर्स मारे गए और साथ में सैकड़ों मारे गए थे अफगानी। उसके बाद क्या हुआ? बागरम बेस से ये लोग छोड़ के चले गए। आज ये कह रहे हैं कि बागरम बेस पे हम अपना बेस बनाएंगे क्योंकि उसके नॉर्थ में आता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चीन आता है इस तरफ पे, और लेफ्ट साइड पे ईरान आता है, जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है नॉर्थ ऑफ काबुल। उसको इन्होंने छोड़ दिया। आज ये वापस चाहते हैं, आज ये चाहते हैं कि हमको बागरम बेस दे अफगानिस्तान, पर चीन को हटाना चाहते हैं वहां से, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो ये 3 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 20 अगस्त को 2025 को, जिसमें पाकिस्तान का भी था, अफगानिस्तान का भी था, चीन का भी था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए, तो वो उस एरिया में बागरम में अपना फुटप्रिंट बनाना चाहते हैं चीन। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि जहां आप मंजिल के करीब थे एक तरीके से, वहां पर आप छोड़कर आए और अब आपको लग रहा है कि क्या यहां पर कोई कोर्स करेक्शन फिर से हो सकता है। मुबारक हो आपको, आपकी सोच और स्ट्रेटजी। और पाकिस्तान की आर्मी की बीएलए ने तोड़ी कमर। आत्मघाती हमलावर ने उड़ाई सेना की बस। तुर्बत में पाकिस्तान की सेना की बसों पर हमला, बीएलए के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत।
ये तो मेरे ख्याल से हर दिन के हिसाब से इन्होंने गिनना भी छोड़ दिया होगा। बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में तो मारे जा चुके हैं। क्या क्या ऑपरेशन नहीं किए वहां पे। ऑपरेशन बाम तो बीएलएफ ने किया था, बीएलए अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, इस बार बीएलए सक्रिय हो सर, गया मुझको है। लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है पाकिस्तान की अपनी आर्मी के अंदर बगावत का मुद्दा, कि आप हमको मरने के लिए भेज रहे हैं वहां। बगावत हो चुकी है। एब्सेंट विदाउट लीव हम कहते हैं ना, AWL, हाँ। OSL, ओवर स्टे ऑफ लीव, सबसे 80% पहुंचने वाला है। लोग कल कह रहे थे 33% से शुरू हुआ था, ये एक्चुअल है। 33% लोग ऐसे हैं जो छुट्टी पे गए हैं, लौटना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, और अब absent 80% हो गया without ये, leave, क्योंकि उनको overstay लग रहा है of कि वो बलूचिस्तान में भेजकर मरवा दिए जा रहे हैं। वो ऑफिशियल है, मैं अपने एक तरफ से नहीं दे रहा हूँ। और कोई किसी ने कहा, मैं उसको नहीं मानता कि 80% पहुंच गए हैं, जाना ही नहीं चाहते। जाते हैं, वहां से डेड बॉडियां आती हैं, कौन भेजेगा? और कोई नहीं। आसिम मुनीर साहब तो घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, देखिए आप। और मुझको नहीं लगता सर कि उसमें पंजाब वाले जो इनके रिक्रूट होंगे उनको भेजते होंगे। उनको नहीं भेजते, इनको दूसरी जगहों से। फ्रंटियर कोर है, वहां नाम है फ्रंटियर कोर। फ्रंटियर कौन है? वही बलूच है, वही खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। पर उनको और उनके पास ना तो ज्यादा। और ये जब जाते हैं, जो पंजाब वाले जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एम्बुश हो जाएंगे और उधर से आएंगे, एयरस्पेस से मारेंगे। तो मारते हैं फाटा में, एरिया में, वजीरिस्तान में मारते हैं, चले जाते हैं, हमने काम कर लिया। तो इस तरह से इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो तीन जो मेजर सिटीज हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, क्वेटा है या फिर ग्वादर है, उसको अगर आप छोड़ दे तो पाकिस्तान आर्मी की कोई रिट नहीं चल रही उनके रूरल एरियाज में। वहां पे बीएलए और बीएलएफ की रिट चलती है। यानी कि अगर पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर को वहां जाना है, सर, ये तो क्वेटा उनसे कैंट, परमिशन लेनी क्या ये पड़ेगी। क्वेटा कैंट को कब्जा कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास वो क्षमता नहीं है जिस क्षमता से एक स्ट्रेटिफाइड, एक फोर्टिफाइड एरिया के ऊपर वो कब्जा कर सके। अगर करेंगे, सस्टेन कर सके। हाँ, सस्टेन कर सके, क्योंकि करेंगे तो एक टारगेट बन जाएंगे। अभी तो अटैक और डिस्पर्स, अटैक एंड डिस्पर्स फिलॉसफी फॉलो तो ये कर रहे हैं। क्वेटा में अगर वहां पे पूरा का पूरा कोर है सर क्वेटा में, तो अगर ये अटैक भी होता है तो कितने सारे मारे जाएंगे? बिल्कुल सवाल तो मारे ये भी है। क्वेटा से केवल 20 किलोमीटर दूर बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग पहुंच गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर क्वेटा में कोर है और अटैक एंड डिस्पर्स वाली उनकी स्ट्रेटजी है, तो फिर क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाइए। मुझको लगता है जो 80% पहुंचा है छुट्टी लेके जाने वालों की संख्या, ये 90 के ऊपर पहुंचने वाली है। और अगली खबर, यूनाइटेड नेशंस में एक साथ पिटे पाकिस्तान और चीन। बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकी घोषित कराने की कोशिश फेल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने रोका प्रस्ताव, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी प्रस्ताव को रोका। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन के तौर पर जब लेकर गए, तो ये कहा गया कि उनका एक क्लॉज है यूनाइटेड नेशन का 1762 शायद 1762 1767 उसके तहत ये होता है कि आपके बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे, आपकी कहीं विदेश यात्रा नहीं हो पाएगी, और आपको ये कहीं से हथियार वगैरह कहीं आप नहीं उठा पाएंगे। इस तरह के तमाम प्रतिबंध, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि जिस बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी घोषित किया अमेरिका ने हाल में, यूनाइटेड नेशन में जब उसके चार्टर के तहत उसको आतंकवादी घोषित करने की नौबत आई, तो उसको वीटो क्यों किया अमेरिका ने? ये बहुत बड़ी बात है जनरल सेना। देखिए, बात मेरे को जैसे समझ में आती है, मेरी आकलन क्या कहती है। कब हुआ था, कब इन्होंने किया माजिद ब्रिगेड को, बीएलए को किया? जब ये बैठे थे, मुनीर साहब बैठे थे अमेरिका में, उनको खुश करने के लिए ये कह दिया गया कि ये कर देते हैं, और जमानी खर्च किया, अमेरिका में हुआ। उसके बाद अमेरिका में कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये नहीं, यूएन में नहीं हुआ, अभी यूएन में आया है। देखिए, ये इसको फाइटिंग फोर्स कहते हैं, फाइटिंग, इसको फ्रीडम फाइटर क्या है दर्जा, बीएलए को दर्जा है फ्रीडम फाइटर्स का यूएन के अंदर में। मगर जब कोई भी लाएगा, कौन ला सकता है? चाइना, पाकिस्तान लाना चाहता है, थ्रू लाएगा ना। उसको वीटो किसने किया? 3 ने किया, अमेरिका ने किया, यूके ने, क्योंकि एक भी करता अमेरिका की तो ये खत्म हो जाती, क्योंकि इसको फ्रांस कह रहा है कि हम इम्प्लीकेशन और भी बढ़ेंगे। फिर वो ये इम्प्लीकेशन है कि बलूचिस्तान में ये जो मिनरल और वहां से मेटल निकालने की सोच रहे हैं, ये तो मतलब नहीं करेंगे। और यही चीज है, मेन रीजन ये है कि ट्रंप जो लेना चाहता था वहां से मिनरल्स, अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फ्रंट उसकी मदद नहीं करेगी, तो वहां से वो मिनरल्स लेके नहीं जा पाएगा। और वो वैसे ही होगा जैसे वियतनाम में हाल हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का। और सबसे बड़ी बात आती है कि इनको जो चीन और पाकिस्तान ने जब ये प्रपोजल भेजा वहां पे, तो वहां पे फ्रांस और जर्मनी जो दूसरे देश हैं वो इसके साथ नहीं थे। तो अमेरिका ने कहा इससे अगर कहीं वो लोग ब्लॉक कर दे तो हम पहले ही ब्लॉक कर दे। वहां नाक न कट जाए, इज्जत न घट जाए, इसने कह दिया ना। ओके, यूके ने भी किया। यूके तो चलो मान जाता है अमेरिका की बात, फ्रांस ने कहा कि हम नहीं गए, वीटो तो होता ही, नाक कट जाएगा तो हर बात। तो ये अमेरिका ने एक तरीके से अपनी इज्जत भी बचाई है। उसको लगा कि अगर दूसरे वीटो कर देंगे तो ये कहा जाएगा इन्होंने वीटो नहीं किया, इनकी नहीं चली, हमने कर दिया वीटो। और दूसरे मैसेजिंग भी कि मैंने वीटो कर दिया, ये वाली खबर जाना चाहिए दूसरों की वजह से।
ये खबर नहीं जाना चाहिए, वरना अमेरिका का कद घटता है, शायद इसलिए किया गया। लेकिन इसका जो दूसरा इंप्लीकेशन है वो ये है कि वो जो मुंगेरी लाल के सपने जनरल सिन्हा कहते हैं कि वहां पे पाले हुए हैं कि वहां से रेयर अर्थ मेटल निकाल के कभी लाएंगे, वो वाकई मुंगेरी लाल के सपने होने वाले हैं। और अरब नेटो को लेकर बहुत बड़ी खबर आई सामने। अरब नेटो के लिए मिस्र की तरफ से 20,000 सैनिकों की पेशकश। अरब मुस्लिम देशों का संगठन बनेगा अरब नेटो, कायरो में मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव। सोर्सेज बता रहे हैं अरब नेटो को भारत विरोधी टूल बनाने में लगा है पाकिस्तान। अरब मुस्लिम देशों के साथ संगठन बनाने की पाकिस्तान की मंशा। इजराइल के बहाने मुस्लिम देशों को भड़का रहा है पाकिस्तान। ये फिलहाल की स्थितियां ऐसी हैं, मुझे लगता है सर, देखिए कुछ एक तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं जो कुछ चीजों को जन्म देती हैं, कुछ बातों को जन्म देती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिरे चढ़ने वाली है सर बात। कभी नहीं चढ़ेगी, आप ये लेकर रखिए, आप गांठ बांध लीजिए, ये नहीं होने वाला। अभी तो थोड़े दिन पहले जो उनके आंकड़े आ रहे थे 50 लाख बोलते थे इनके अंदर 50 लाख, 50 देश है यानी 1-1 लाख, अभी तो 20,000 पे आ गई। और उन्होंने कहा था 13,800 टैंकें होंगी इसके अंदर में, और उन्होंने एक दिया था 7,000 एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट 7,000। अब ये आंकड़े तो बड़े अच्छे हैं, आप कैसे निकालते हैं आई डू नॉट नो। अच्छा, लेकिन सर कहते हैं कि दुनिया में जो होती हैं चीजें उसके पीछे बड़े मुल्क उनको होने देते हैं या नहीं होने देते, इस पर बहुत कुछ मुनहसर होता है। अगर ऐसा है तो इस तरीके की किसी कोशिश को चाइना और अमेरिका कैसे देख रहे होंगे सर? देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों नहीं, चाइना चाहेगा कि एक ऐसी फोर्स बने ताकि अमेरिका के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट काउंटर कर सके, लेकिन इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक, पहली इजिप्ट ने ये ट्राई की थी 2015 के अंदर, और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने की थी ट्राई 2016 के अंदर। नवंबर 2024 में भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि 20 से 21 मुस्लिम नेशन जो है वो इकट्ठे हो जाए, एक फोर्स बनाए। लेकिन ये फोर्स इसलिए नहीं बन सकती, जैसे जनरल साहब बता रहे थे बहुत क्लियरली, कि इसकी डाइवर्सिटी इतनी है कि एक कलेक्टिव फोर्स नहीं बन सकती। लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 मेंबर्स हैं, 4 बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ओमान, ये जो देश है, ये देशों में एक एलिमेंट है जिसको वो शील्ड कहते हैं, जिसके अंदर मिलिट्री अलायंस का दिया हुआ है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तो होगा ही होगा, हमारे इधर टैक्सेस लगेंगे नहीं, लेकिन साथ में ये भी दिया गया है कि एक मिलिट्री अलायंस होगी अगर जॉइंट डिफेंस। हाँ, तो मतलब इसका सीधा सीधा ये हो गया कि पूरे के पूरे उम्मा की छाता के नीचे इकट्ठे होने वाले नहीं हैं, ये अपना नफा नुकसान देखने वाले हैं। खासतौर से जो इसमें इलीट वाले जो मुल्क हैं वो अपना हिसाब किताब देखेंगे और अपनी सिक्योरिटी के लिए हो सकता है इस तरह का कुछ बना ले शील्ड जैसा। और ये अफगानिस्तान में फिर एंट्री ले सकती है अमेरिकी सेना। बगराम एयरबेस, जिसके बारे में अभी बता रहे थे कमोडोर बहल, छीनने की कोशिश में है ट्रंप। अफगानिस्तान सरकार के कब्जे में है एयरबेस से 1 घंटे की दूरी पर चीनी एटम बॉम्ब। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी हुई थी और अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया था। बगराम से भी अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका की नजर इस पर है। इस बेस पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन काम कर रहा है सर। लेकिन मुझे वही मैं कह रहा था कि जब आप पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, जब सब कुछ आपके हाथ में ही था, अब आप एक बार फिर से पूरी लकीर फिर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उस टाइम तो वो ये सोच रहे थे कि हम इन लड़ाइयों से, युद्धों से चले जाएंगे, हमें सब लोग पीस वाला कहेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके सेकंड टेन्योर में आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, जो ये मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की, और खासकर ट्रंप की थी। ट्रंप ने ही साइन किया था तालिबान और उनके साथ, लेकिन वो डील का जो साइन उन्होंने की, उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा तो चीन को हो रहा है, उसका फायदा तो पाकिस्तान को हो रहा है। ये गलती अब पहचान रहे हैं वो। अब वो चाहते हैं कि चीन बैकयार्ड ना बना ले अफगानिस्तान को, और साथ में यहां से तो वो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान तो अगर ये रियलाइजेशन है तो बहुत लेट रियलाइजेशन है जनरल सिन्हा, लेकिन उसके बावजूद ये कर ले जाएंगे। ये आप सोचते रहिए, सोचने में क्या है। देखिए, जो बगराम एयर जो बेस है ना, इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जब ये आए थे 2000 के समय, तो इन्होंने 20 साल वहां रहे। और यदि आप बगराम मैं देखा हूं, वहां पर मैं गया हूं, बगराम में आप जाइएगा ना, इट वाज अ 5 स्टार होटल, उसकी ऐसी बेस है वो बगराम। और उससे ये छोड़ के भागे थे। उस समय मैं सोचता था क्यों ये भागे बगराम। आप जाकर उसके बाद बगराम से जब ये भागे, तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ना, अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी एक लगाई थी इन्होंने, शुरू किया था। अब उसकी बात नहीं करते हैं कि हम केवल कहीं भी जाएंगे तो हम फुट ऑन ग्राउंड से ही रखेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, हम केवल हवा से। और कर भी रहे हैं, ये कर भी रहे हैं, उसी तरह चल तो रहे हैं। मगर जो चीज है कि आना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रशिया का भी आंख लगा हुआ है। ये नहीं आ रहे कि चाइना के कारण, चाइना के उनको है कि रशिया की आंख वहां लगी हुई है और रशिया कर लेगा इसको चाइना के साथ मिलकर। अब ये खबर देखिए, इजराइल के खिलाफ ईरान की घातक तैयारी। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के खिलाफ 3000 ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इजराइल के खिलाफ ये मिसाइलों का परीक्षण, एक्चुअली वो इजराइल को संदेश देना चाहता है। और ये पहले से दुनिया जानती है कि ईरान मिसाइलों के मामले में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इजराइल के खिलाफ ईरान की एक घातक तैयारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ईरान के पास
3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि इसके नंबर को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके की बातें आती हैं कि नंबर्स कितने हैं, लेकिन सर ये तो है, मैसेजिंग तो है। मैसेजिंग तो बहुत अच्छा। देखिए इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर की है और इसकी जो पेलोड कैरी करेगा 1.5 टन का है, 1500 केजी का। तो ये बहुत बड़ा है और इसलिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इसके पहले इनके जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इतने बड़े रेंज में 2000 का रेंज नहीं था, इसके पहले 1400 1500 का था, ये 2000 किया है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इजराइल के लिए भी। भले ही इजराइल ने अभी अब और भी आयरन बीम नहीं तो उसने बहुत एट्रिशन झेला भी था। हाँ, ये राइजन लाइन के समय भी हाँ, आखिर के दिनों में खासतौर से ईरान ने जिस तरीके से पलटवार, बड़ी अच्छी बात की कि इनके जखीरे का पता नहीं है। हाँ। 3000 का नंबर शुरू से चल रहा है। हाँ। जब लड़ाई शुरू हुई थी 2023 से अभी तक वो चल रहा है। हाँ। मगर ये बनाते रहे हैं और इसके बीच में जब लड़ाई खत्म हुई थी उसके बाद चाइना से 3 एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे थे। और बताया कहा तो ये भी जाता है कि रशिया का भी एयरक्राफ्ट पहुंचा। हाँ, और ये मिसाइल मटेरियल लेके ही पहुंचे हैं। और इजराइल में तैनात किया गया आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान, लेजर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल होने का ऐलान। लेजर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ही सस्ता, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट सबको एक हमले में तबाह कर देगा। ये लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम, ये कहा जा रहा है सर आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए ये एक बड़ी घातक चीज है जो अब हो जाने वाली है। इसमें संघनित होकर जो लेजर की ऊर्जा है किसी चीज पर पड़ेगी और उसको पिघला देगी और ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। क्या ये वाकई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है? टोटल इसका एक शॉट जब करते हैं, एक शॉट उसका केवल दाम आता है $3, $3 से $5। जब आप एक मिसाइल करते हैं तो $50,000 का खर्चा। ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा सर। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। और फिर एडीएस का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा इसके। हाँ, हाँ। ये जो बीम है यूके ने बनाया, भारत भी इसके आगे में काफी आगे निकल चुका है। जो हमारा आ रहा है ना 3.5 से 5 किलोमीटर हम तो हाँ तो रेंज, अच्छा ये रेंज का मसला है। बिल्कुल, इसमें नहीं, एक कैच है, एक बहुत बड़ा कैच है। टर्मिनल में होता है जब आ रहा है छोटे चीजों के लिए। अच्छा, जब मतलब प्रॉक्सिमिटी जब बहुत हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत करीब आ जाएगा, तब आप मार सकते हैं। तभी मार सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा कैच है इसके अंदर। इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बैड वेदर में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पूर विजिबिलिटी में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 10 किलोमीटर रेंज के बाहर। इसका मतलब है, आप सोचिए, ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है। एक टारगेट है, सिर्फ उसी को डिफेंड कर सकता है। अगर पूरे इजराइल को, चाहे वो हाइफा पोर्ट है, तेल अवीव है, एयर बेसिस, अगर सब जगह पे इसको डिप्लॉय करना है बहुत ही मुश्किल है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो साथ में आयरन डोम के साथ, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा? मतलब हालांकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो हाई वैल्यू टारगेट होंगे उसके आसपास डिप्लॉय किया जाएगा ताकि Absolutely. ये बहुत क्लोज इन, मतलब ये वैसा हो गया जैसे पिस्टल है तो बड़ी इफेक्टिव, लेकिन फिर उसका ये लिमिटेशन भी है कि बहुत दूर मार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए जो जब आप एडी शील्ड, यदि आपका समय तो प्लीज देखिए, जब आप एडी शील्ड बनाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड, हाँ, जो आयरन ड्रोम है, अभी उनके पास आयरन ड्रोम है, उसके बाद एरो सिस्टम है, एरो 1, हाँ, और उसके बाद डेविड स्लिंग है, उसके बाद एरो है। तो वो रेंज के अनुसार है। कोई चीज आ रही है, सब एक साथ नहीं फायर करते। हमने भी यूज किया, हमने तो जू भी फायर किया था अभी। मतलब ये जो पहले वाले हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये एक और एडेड स्ट्रेंथ जुड़ गई, आप ये कह रहे हो। और इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती थी कि इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल होते थे, और इंटरसेप्टर इस्तेमाल होने के बाद उनकी कमी आती थी, और जो $50,000 से $80,000 का इंटरसेप्टर है उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता था हाई इंटेंसिटी वॉर के अंदर। ये जो सिस्टम है, चाहे $2 से $5 का बीच का हो, लेकिन मेन थिंग क्या होती है, इसको कंटिन्यूअसली आप फायर कर सकते हैं क्योंकि ये लेजर बीम है। इसमें कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है जब तक इसकी हीटिंग कंडीशंस की लिमिट्स ना आ जाए। और यूक्रेन में हथियारों की बड़ी खेप देने की तैयारी। यूक्रेन को हथियार भेजने जा रहा है अमेरिका। नेटो के फंड से यूक्रेन को हथियार देगा अमेरिका। यूरोपीय देशों ने दी हथियारों की खरीद को मंजूरी। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने जा रहा है। रूस के ड्रोन अटैक से रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। ये इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं कि जब तक पूरी तरह स्मशान नहीं बना देंगे ये यूक्रेन को, तब तक हथियार देते जाएंगे। और आपने जो कहा कि जब तक लास्ट यूक्रेनी स्टैंडिंग है तब तक ये उस चिंगारी को हवा देते जाएंगे और पूरी तरह उसको स्मशान बना देंगे। इसीलिए एब्सोल्युटली। अब आप बताइए, उन्होंने $100 बिलियन की बात की है। हाँ, उनका पैसा लगेगा, जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं देने के लिए तैयार हों। उन्होंने एक बड़ी बात की है इसके अलावा ये देने का। अब कहते हैं कि आप लॉन्ग रेंज जो भी मिसाइल्स हैं आप यूज कर सकते हैं। इसके पहले किसी ने नहीं दिया था ये। वो तो सेंट पीटर्सबर्ग को मारने की बात कर रहे हैं, मॉस्को में आप मारिए। वो बढ़ावा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि मैं तो बहुत नाराज हो गया पुतिन साहब से, सैंक्शन लगाएंगे, कुछ होगा नहीं, आप करके देखो। जेलेंस्की को जिंदा रखना चाहते इसलिए
जेलेंस्की की कब्र तो खुद गई लेकिन है। इससे ज्यादा बेसिर पैर की लड़ाई नहीं हो ये नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ना तो हाँ। वो नेटो में गया, ना वो नेटो में जा पाएगा, ना मतलब इसी सपने के साथ लड़ाई शुरू हुई ना। तो वो जो कहते हैं कई बार यहाँ पे चुटकुले बनते हैं इस बात को लेकर कि यहाँ कई कौमें ऐसी हैं जो ये कह देती हैं कि देखो ये लाइन है बीच की खेत की मेरी, इस तरफ ये तेरा ये भैंस नहीं आनी चाहिए। उसने कहा ये ले गई मेरी भैंस, पैर रख के उसने कहा तो ले, लड़ाई हो गई। ये तो उससे भी बेसिर पैर की लड़ाई है। बिल्कुल, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सभी दीवाने हो रखे हैं यहाँ पे, लेकिन सब चाहते हैं कि सिर्फ यूक्रेन लड़े ताकि लास्ट यूक्रेन तक वो लड़े, लेकिन हम रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक कर दें। और ओनली जेलेंस्की चाहता है कि पूरी की पूरी विश्व जो है इसमें झुक जाए ताकि वो अपने आप बच के निकल सके एंड में। और अगली खबर यह है कि चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। ताइवान के मामले में बाहरी देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, चीन ने कहा। ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है, तीसरे के हस्तक्षेप का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सवाल यह है कि ताइवान तक अमेरिका को यह कहने लगा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद में सक्षम है। वैसे में चीन को आगे चाय से ज्यादा केटली गर्म क्यों हो रही है सर? देखिए, चीन लगातार इन चीजों को करता रहता है, हर उनको धमकाता है, वो उनको धमकाते हैं, जवान खर्चा तो करते। इसके अलावा वो ड्रिल श्रिल करता है, कभी उनके मेरिडियन लाइन को क्रॉस कर जाता है, मगर अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई है उसको। ताइवान को कहते हैं पोकोपाइन है, वो पोकोपाइन होता है ना कि आप उसके नजदीक जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पोकोपाइन की तरह अपने को तैयार किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मिलिटरली तो नहीं लेंगे, मगर पॉलिटिकली ले सकते हैं।